कभी सोचा है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड असल में एक बहुत ही सख्त बजट पर चलता है? जी हाँ, एक ऐसा बजट जहां एनर्जी का यानी ऊर्जा का हर छोटा बड़ा लेन देन एक यूनिवर्सल बही खाते में दर्ज होता है। तो आज हम थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम को समझने वाले हैं। ये वही नियम है जो इस कॉस्मिक बही खाते का सारा हिसाब किताब बराबर रखता है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे पक्का नियम यह है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ अपना रूप बदल सकती है या एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो जब भी एनर्जी किसी सिस्टम में आती है, उसका हिसाब रखना ही पड़ता है। वो या तो सिस्टम के अंदर ही रहेगी या फिर अपने आसपास की चीजों पर असर डालने के लिए खर्च हो जाएगी। तो चलिए इस एनर्जी के बही खाते के 3 सबसे जरूरी खातों को समझते हैं। यह है ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा। चलिए इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहला है ऊष्मा यानी डेल्टा क्यू। ये वो एनर्जी है जो हम सिस्टम में डाल रहे हैं। दूसरा है कार्य यानी डेल्टा डब्ल्यू। ये वो एनर्जी है जो सिस्टम अपने आसपास कोई काम करने में खर्च कर देता है। और तीसरा आंतरिक ऊर्जा यानी डेल्टा यू, जो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब देखते हैं वो मास्टर फॉर्मूला जो इस पूरे बही खाते को हमेशा हमेशा बैलेंस में रखता है। पहले नियम का समीकरण। तो ये है वो फॉर्मूला जो सारे खेल का सार है। डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यह एक बहुत ही सीधा सा अकाउंटिंग का नियम है। मतलब आप किसी सिस्टम को जितनी भी एनर्जी देंगे वो बस दो ही जगह जा सकती है। या तो वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, या फिर सिस्टम उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने आसपास कोई काम करने में करेगा। एनर्जी कभी कभी भी गायब नहीं होती, बस उसका खाता बदल जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। एनर्जी के ये सारे खाते एक जैसे काम नहीं करते। कुछ को सिर्फ इस बात से मतलब है कि आखिर में बैलेंस क्या बचा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बैलेंस तक पहुंचने का रास्ता क्या था। आंतरिक ऊर्जा एक स्टेट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि इसे बस शुरुआती और आखिरी पॉइंट से मतलब है। बीच का रास्ता कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप पॉइंट ए से बी तक सीधे गए या घूमकर, आंतरिक ऊर्जा में बदलाव हमेशा हमेशा एक जैसा ही रहेगा। यह सिस्टम की मौजूदा हालत में जमा हुई एनर्जी है। लेकिन दूसरी तरफ ऊष्मा और कार्य, ये दोनों रास्ते पर निर्भर करते हैं। मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, इससे यह तय होगा कि कितनी ऊष्मा लगी और कितना काम हुआ। पर मजे की बात यह है कि इन दोनों का जो जोड़ है, जो कि आंतरिक ऊर्जा के बदलाव के बराबर है, वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता। चलिए बहुत हो गई थ्योरी, अब इस नियम को असल दुनिया में काम करते हुए देखते हैं। हमारी केस स्टडी है पानी उबालना। तो इस केस स्टडी में हम एक एक करके ट्रैक करेंगे कि 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए जो एनर्जी लगती है उसका लेन देन कैसे होता है। हम देखेंगे कि जो कुल ऊष्मा दी गई वो आखिर गई कहाँ, कितनी स्टोर हुई और कितनी काम करने में खर्च हो गई। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या जानकारी है। हमारे पास 1 ग्राम पानी है। अच्छा, पानी से भाप में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, वो है 2256 जूल। दबाव जो है वो सामान्य वायुमंडलीय है। और सबसे जरूरी बात, पानी का वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से बढ़कर 1671 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि सिस्टम ने काम कितना किया। देखिए, जब पानी भाप बनता है तो वो फैलता है और अपने ऊपर की हवा को धक्का देता है ना? बस इसी को कार्य कहते हैं। और इसको फॉर्मूला बड़ा सीधा है। डेल्टा डब्ल्यू बराबर है P गुणा डेल्टा V, यानी प्रेशर को वॉल्यूम में हुए बदलाव से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो जब हम अपने सारे नंबर्स यानी प्रेशर और वॉल्यूम में जो बदलाव आया उसे इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें मिलता है 169.2 जूल्स। तो फैलती हुई भाप ने इतना काम किया। ये गया हमारे एनर्जी के बही खाते के खर्च वाले कॉलम में। अब बारी है आंतरिक ऊर्जा में हुए बदलाव को कैलकुलेट करने की। इसके लिए हम पहले नियम का इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। हम कुल दी गई ऊष्मा यानी 2256 जूल में से किए गए काम यानी 169.2 जूल को घटा देते हैं और नतीजा 2086.8 जूल। ये वो एनर्जी है जो सिस्टम के अंदर ही स्टोर हो गई। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमने सिस्टम में 2256 जूल एनर्जी डाली,
लेकिन उसमें से सिर्फ 169.2 जूल ही बाहर काम करने में खर्च हुई। तो बाकी की इतनी सारी एनर्जी आखिर गई कहाँ? और इसका जवाब वाकई में चौंकाने वाला है। दी गई एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 92% पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च हो गया। इसी वजह से वो लिक्विड से गैस बनकर आजादी से घूम पाए। एनर्जी का ये बंटवारा सच में दिलचस्प है। ये साफ साफ दिखाता है कि जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है तो ज्यादातर एनर्जी बाहरी दुनिया पर काम करने के बजाय उसकी अपनी अंदरूनी हालत को बदलने में ही खर्च हो जाती है। तो आखिर में इस पूरे हिसाब किताब से हमने क्या सीखा? चलिए देखते हैं इस बही खाते के कुछ मुख्य नियम। तो 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, एनर्जी हमेशा संरक्षित रहती है, यानी दी गई एनर्जी, स्टोर हुई एनर्जी और किए गए काम के जोड़ के बराबर होती है। दूसरी, आंतरिक ऊर्जा रास्ते पर नहीं, सिर्फ अवस्था पर निर्भर करती है। और तीसरी, अवस्था बदलने में ज्यादातर एनर्जी अंदरूनी मॉलिक्यूलर ताकतों से लड़ने में खर्च हो जाती है। और ये हैं वो 2 सबसे अहम फॉर्मूले जिन्हें हमने आज समझा। थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी कैलकुलेशंस की नींव इन्हीं 2 समीकरणों पर टिकी है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम एक यूनिवर्सल टूल है। इंजन के पिस्टन से लेकर पानी के उबलने और यहां तक कि बादलों के बनने तक यही नियम हर चीज को कंट्रोल करता है। यह हमें समझाता है कि हमारे ब्रह्मांड में एनर्जी कैसे काम करती है, कैसे चलती है और कैसे बदलती है। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एनर्जी का संरक्षण करना प्रकृति के हिसाब बराबर रखने का एक तरीका है, तो क्या भौतिकी के दूसरे नियम जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन भी इसी कॉस्मिक बही खाते को संतुलित रखने के बस अलग अलग तरीके हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।